तो जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अभी अपने सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किए हैं, तो आज हम इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब तक जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता था दैट वाज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्वेश्चन आया उसका आंसर लिखना है, लेकिन इस बार से उन्होंने केस स्टडीज टाइप स्टार्ट किया है, जो कि कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड सेकेंडली जैसे बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ बनती हैं, इसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की एक एक लाइन पकड़ के उसको एनालाइज करके बताया कि हाँ इसका मतलब बताओ क्या बनता है। ठीक है, बाकी जस्ट सिंपल बुक से पढ़ना और उससे आंसर लिखना पहले हो जाता था, लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग नाउ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही सिंपल है। इन्वेंट्री कौन सा कंसेप्ट है और चेंज इन इन्वेंट्री कौन सा कंसेप्ट है? इन्वेंट्री एट अ पॉइंट मेजर किया जाता है, दैट्स व्हाई इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट। और क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इस साल शुरू में कितनी थी और एंड में कितनी, पूरे साल क्या हुआ, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट एंड चेंज इन इन्वेंट्री इज अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, अगली चीज आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट में मुझे अब्रॉड से कितने पैसे मिले? 200 करोड़। नेट में मुझे बाहर से 200 करोड़ मिले। बाहर मैंने दिए कितने? 40 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड में मैंने दिए 40 करोड़, लेकिन नेट में मेरे पास कितने बचे? 200 करोड़। मतलब टोटल मेरे पास कितने आए होंगे? 240 आए होंगे, जिसमें से 40 चले गए, तो जाके मेरे पास 200 करोड़ बच गए। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 240। ठीक है, इन द प्रेजेंट कोविड टाइम्स मैनी इकोनॉमिस्ट्स हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी may have to face a deflationary situation। क्यों से लग रहा है इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली जाएगी, मतलब डिमांड में कमी आ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बिजनेसेस हैं वो कम चल रहे हैं। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, यू हैव सजेस्टेड दैट एज अ सुपरवाइजर बैंक्स को क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है? नहीं है पैसे, तो पैसों को रिलीज कर देना चाहिए, शुड बी रिलीज्ड टू इंश्योर कि हाँ जो प्रॉपर डिमांड है वो डिमांड वापस आ जाए। ठीक है, रिलीज का मतलब ज़्यादा सप्लाई करना, हाँ वही लोन देना, इस तरीके से। सप्लाई कर्व, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई क्या होता है? ये डायरेक्ट डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, ये नहीं होता क्योंकि ये मूवमेंट में नहीं आती, ये सर्कुलेशन में नहीं होता। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ये होता है मूवमेंट में, एंड दैट इज द एप्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। करेंसी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी पैसे, हाँ जी, सर्कुलर सप्लाई में नहीं होता। अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई, वो मतलब अब आउट ऑफ द ऑप्शन बेस्ट ये बैठ रहा है, ये भी काइंड ऑफ पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आउट ऑफ, अब खराब और बहुत खराब में से खराब को तो चूज करना पड़ेगा, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, अगली चीज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इसमें से करेक्ट पेयर चूज करना है आपको, मैच नहीं करना, करेक्ट पेयर चूज करना है। क्या करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट ज्यादा है? गलत, ये उल्टा लिखा हुआ है। सरप्लस मतलब रिसिप्ट ज्यादा और पेमेंट ज्यादा, सही, तो इसका मतलब बी इज दी करेक्ट आंसर। आगे भी देख लेते हैं। बैलेंस करंट अकाउंट कब होता है? जब रिसिप्ट्स इज इक्वल टू पेमेंट्स। डेफिसिट कब होता है? जब पेमेंट्स ज्यादा है, लेकिन ये इक्वल टू का भी साइन है, तो इक्वल टू का साइन की वजह से ये गलत हुआ है, तो द आंसर इज बी। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? ठीक है ना, मतलब इसमें आपको 3 गलत स्टेटमेंट होंगी और एक जो सही है वो आपको देखनी है। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्राइस करेंसी का कौन डिसाइड करता है? डिमांड सप्लाई। फ्लेक्सिबल चेंज होते रहता है, कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट गिव्स गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक्स। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज में पकड़ जाएगा कि फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट को और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, दिखने में लगेगा ये सही है लेकिन गलत है। ये फ्लेक्सिबल में डिमांड सप्लाई करता है, गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन नहीं करती। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसमें डिमांड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन अगर एक्सट्रीम एप्रिसिएशन या एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन हो गया तो गवर्नमेंट बीच में आ सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट बीच में आ सकती है या आरबीआई बीच में आ सकती है? सेंट्रल बैंक बीच में आ सकती है, आरबीआई बीच में आ सकती है। तो इसमें लाइन क्या दी हुई? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये आंसर आपका सही होता है। गवर्नमेंट बोलो आरबीआई बोलो एक ही बात है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर सी वाला नहीं दिया होता तो काइंड ऑफ ठीक, बी वाला होता तो बी आंसर होता। ठीक है, फिक्स्ड रेट में
मार्केट फोर्सेस बताते हैं, अरे फिक्स रेट में गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट हुई गलत। इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल, ठीक है, गूगल है, वहां से हमारी कोई प्रॉपर्टी गूगल को दी हुई है और गूगल से हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड यहाँ पे उल्टा चलता है, अकाउंट्स वाला नहीं चलता, उल्टा चलेगा, ये होगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कौन सी, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, क्या चीजें, बोरोइंग फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, नॉर्मल इनकम हो रही है, तो ये आएगा ए शुड बी दी आंसर, ठीक है। अगली बार ये, अब अगला क्वेश्चन है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स, ये पैराग्राफ हमें पढ़ना है और 7 to 10 के हमें आंसर्स देने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कट रेपो रेट टू 4.4%। रेपो रेट क्या होता है, किस रेट पे, आरबीआई कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, इस नोन एज रेपो रेट, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए क्या होता है ये, ठीक है। द लोएस्ट इन एटलीस्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों का सबसे कम है ये, उन्होंने कट करके 4.4% कर दिया। ऑल्सो इट रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कितना पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, बैंक को अपने पास रिजर्व्स के फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने रिजर्व्स भी कम कर दिए। ये दोनों का रीजन क्या हो सकता है, डिमांड बढ़ानी है या गिरानी है, डिमांड बढ़ानी है, क्यों, अगर लेंडिंग रेट आरबीआई का कम होगा तो बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का भी लेंडिंग रेट और कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पब्लिक अब ज़्यादा लोन ले पाएगी क्योंकि लोन्स अब सस्ते मिलेंगे। दूसरा, सीआरआर गिराने से क्या होगा, सीआरआर मतलब बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए, बैंक के पास अब कम पैसे होंगे जो रखने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा पैसे होंगे जिससे वो लोन दे सकता है, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों से, दोनों चीज़ें जो हैं एक ही तरफ डायरेक्शन दे रही हैं कि हमें डिमांड बढ़ानी है। ऐसा नहीं आएगा कि एक कह रहा बढ़ानी है, एक कह रहा गिरानी है, फिर वो ये गलत चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं होता कभी भी। मतलब क्या गवर्नमेंट कंफ्यूज है क्या करना चाहती है, ठीक है। CRR फॉर ऑल बैंक्स वाज कट बाय 100 बेसिस पॉइंट्स, देखो 100 बेसिस पॉइंट्स होता है 1%, ठीक है, बाय 1%, मतलब इसको 1%, वैसे इसका कोई काम नहीं है, बस कि हाँ कट किया है, रेट हमें कम किया है। एंड रिलीज 1.37 लाख करोड़, जिससे क्या हुआ, नेट में जो रिजर्व्स पड़े होते थे ना, उसमें से 1.37 लाख करोड़ का जो रिजर्व था वो फ्री हो गया, जो कि इकोनॉमी में अब सर्कुलेट करेगा, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेडिक्टेड अ बिग ग्लोबल रिसेशन, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि एक रिसेशन आने वाला है, ठीक है। एंड सेड इंडिया विल नॉट बी इम्यून, कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी से इन्होंने ये डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए जिससे कि पैसे आएंगे, हम उस चीज़ को हम झेल पाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। एग्रीगेट डिमांड में वीकन, एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, ईज करने के लिए, और डिमांड जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ऊपर के 2 डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। जब तक देखो ना, एक चीज़ होती है कि आप ये चीज़ पढ़ रहे हो और नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, मैं इतना डीप नहीं भी कराता तो भी आंसर दे देते, लेकिन ये सब पढ़ने का फायदा वही है कि ये सब चीज़ें समझ पाओ आप कि क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई, रेपो रेट आरबीआई ने कट किया, उससे क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अगर आप समझोगे तो यहाँ पे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। डिक्रीज इन सीआरआर विल लीड टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। एक बार वहाँ पे एक बार थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो इजीली आगे वाले जो 3 क्वेश्चंस होंगे, ये नहीं कि वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। द डिफरेंस बाय विच, ध्यान से सुनना, द डिफरेंस किस चीज़ का, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, डिमांड जितनी होनी चाहिए वो ज़्यादा है या कम है, कम है। डिमांड लेट से 500 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन डिमांड हो रही है 600 करोड़ की, तो सप्लायर उतने के उतने हैं और डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं, तो उतनी सप्लाई लाने के लिए सप्लायर क्या करेगा, अपने प्राइस को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, जो डिफरेंस है वो कैसे मीट होगा, इन्फ्लेशनरी गैप, उस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, इसमें इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, अगर इक्विलिब्रियम की बात करते तो वही चीज़ होती जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा डिमांड हो गई तो बताओ इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा। रीज़न, क्योंकि सप्लाई तो उतनी की उतनी है, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि सप्लायर और सप्लाई कैसे करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा तो इनकम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिमांड की बात करें, डिमांड एक्स्ट्रा हुई है, सप्लाई वहीं की वहीं है, वही क्वेश्चन हो गया, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा,
वही आंसर है इसका। नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन प्राइस लेवल। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ दिया होता कि टू अटेन इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो उस केस में आंसर होता इनकम बढ़ जाती, आउटपुट बढ़ जाता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती और प्राइस लेवल भी बढ़ जाता। ठीक है, ये चीज़ रही, क्योंकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से डिमांड बढ़ी है। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन इक्विलिब्रियम करके आता तो आंसर शुड बी सी। और अगर ये क्वेश्चन सिंपली बता रहे डिमांड बढ़ी है तो बताओ क्या हुआ, डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, मैं तो उतने बनाऊंगा ना, मैं लोगों को क्यों और लूंगा, लोगों को और लूंगा, मैं सीधा प्राइस बढ़ाऊंगा, जिससे क्या हो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, स्टेट विद रीजन, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। GVA at MP, GVA at MP, इसका मतलब क्या होता है कि एक फर्म कितनी वैल्यू एडिशन कर रही है। फर्म ने 200 की चीज़ बेची, उसको मिली थी 150 की, तो वैल्यू एडिशन कितने की 50। अब एक फर्म ने टोटल कितनी वैल्यू एडिशन की है, या कह सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज कि 150 का उसे वो पड़ा, आगे कितनी, मतलब सारी वैल्यू एडिशंस को उसने वैल्यू एडिशन कितनी की 50 की। पर अगर एक बंदे की अगर मैं वैल्यू एडिशन बोलूँ तो उसे कहते हैं GVA at MP। ठीक है, और अगर मैं सारी GVA at MP, जैसे कि किसी ने 50 की ली थी, 50 की चीज़ 100 में बेची, फिर 100 की 150 में, 150 वाली 200 में, सबकी 50 50 50 50 सबकी अगर मैं ऐड कर दूं पूरे देश की, उसे कहते हैं GDP at MP। और वन एंड सेम थिंग, ये एक चीज़ नहीं होती। अगर मैं मतलब एक चीज़ कब होंगी, एक चीज़ तब होगी जब एक ही फर्म है, तो एक ही फर्म है तो एक होगा ना। अगर मैं एक फर्म का बोलूँ तो उसे कहते हैं GVA at MP, और अगर मैं समेशन कर दूँ GVA at MP का, वो क्या होता है, ये आ जाएगा मेरे पास GDP at MP। तो इसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि GVA at MP एक फर्म की होती है और GDP at MP सारी फर्म्स का टोटल होता है। और नीचे क्वेश्चन लिख भी, समेशन ऑफ GVA at MP इज इक्वल टू GDP at MP। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ तो उस केस में मैं जो रॉ मटेरियल लूँगा वो ड्यूरेबल होगा, ये नहीं कि आज पड़ा है 10 दिन में ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ड्यूरेबल होता है। लेकिन ऐसा होता है कि सारे इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरेबल ही होते हैं, नहीं होता। अगर मैं एक बेकरी हूँ, बेकरी मेरी है, तो उस केस में बटर लूँगा, मिल्क लूँगा, तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है, तो पेरिशेबल भी हो सकता है और ड्यूरेबल भी हो सकता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, वैलिड रीजन के साथ बताना है ट्रू है या फॉल्स है। करंट अकाउंट का बैलेंस सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स और सर्विस का ही बताता है, रॉन्ग। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इसमें ये तीसरी चीज भी आती है। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अच्छा बोरो कर रहे हैं अब्रॉड से, कौन सी साइड लिखेंगे, बोरो कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तीन चीजें आनी है वहां पे। तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, सही है, ऑन द डेबिट साइड गलत, ऑन द क्रेडिट साइड। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये है मेरा करंट अकाउंट, पैसे आ रहे हैं तो इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए लिखूंगा क्रेडिट साइड। ठीक है, ये है एक्सपोर्ट, ये है इंपोर्ट, ये है गुड्स का, ये है गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स। ठीक है, करंट अकाउंट सिर्फ बनाना, तो ये तीन चीजें आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज अगर ट्रेड डेफिसिट होगा ही होगा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो मतलब कि ये वाली साइड ज्यादा है। लेट से मैं लिख रहा हूँ ये 300 400 और ये मैंने लिखा 50 और 50, डेफिसिट है, पैसे आ कम रहे हैं और जा ज़्यादा रहे हैं, डेफिसिट है। इस अगर ये पूरा अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब कि ये भी डेफिसिट ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं अगर फिगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ये अभी भी डेफिसिट में हैं, अभी भी पैसे जा ज़्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं। लेकिन जो मेरा ट्रेड अकाउंट है, ट्रेड अकाउंट अभी भी मेरा सरप्लस में है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है डेफिसिट हो सकता है सरप्लस हो, ठीक है ना। तो इट मे नॉट बी ट्रू, ठीक है ना, द आंसर इज एज दैट फॉल्स। ठीक है, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कितना इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास डिपॉजिट होता है और कितना लीगल रिजर्व रेशियो उसके पास है, उसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कितना मनी मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है,
इसमें एग्जांपल दे दो, इसमें पहले बता दो कि देखो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब वही बताना है हमें कि इनवर्स रिलेशनशिप कैसा है, एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि लेट बैंक में इनिशियली 1000 रुपीज़ आए और उनका जो लीगल रिजर्व रेशियो है लेट से इट इज़ 20%, इट इज़ 20%, ठीक है। तो हमें पता है जो मनी मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और इनटू इनिशियल डिपो, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे लेट इनिशियल डिपॉजिट भी 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मनी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2, ये मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगा, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा मेरे पास 50,000। अब मैंने बोला लेट, ये जो रेशियो है वो बढ़ गई, रेशियो बढ़ गई, ये बढ़ गई 50% हो गई। अब मनी मल्टीप्लिकेशन मेरी कितनी होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, ये क्या हो गया 20,000। रेशियो बढ़ गई और मल्टीप्लिकेशन कम होगी। दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड LRR, या कह सकते हैं कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से, वही तो बात है, ये फ्री का क्वेश्चन है, इसमें क्या और बोले। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द मिनिमम रिजर्व्स व्हिच अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कोई नॉर्मल चीज़ लिख दो। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला देखकर ही पता चल रहा है इनवर्स रिलेशन है, फिर भी एग्जाम्पल दे दो, फ्री के मार्क्स हैं, 3 मार्क्स फ्री के। इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन इज इक्वल टू दिस, ये कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। नेशनल इनकम, वाई इज नेशनल इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कितनी है 400 करोड़। इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल 1500 करोड़, ये देखना पड़ेगा हमें। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए सिंपल सी इक्वेशन होती है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इसको खोलने के 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका खोल दो, आंसर वही आने वाला है। एक होता है C प्लस एस इज इक्वल टू, सॉरी C प्लस आई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। C कितना है 200 प्लस 0.5 वाई, आई कितना है 400 करोड़ इज इक्वल टू वाई। इससे हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा और आप बता सकते हो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। दूसरा तरीका बता देता हूँ, ए डी इज इक्वल टू ए एस, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, आई इज इक्वल टू एस। आई हमें पता है कितना 400 करोड़, और सेविंग फंक्शन कैसे बनेगा, कंजम्पशन का उल्टा, 200 है तो माइनस 200, 0.5 है तो 0.5, 1 माइनस 0.5, अगर 0.4 होता तो 1 माइनस 0.4, अब बाई चांस 0.5 है तो ये भी 0.5 रहेगा। इसको सॉल्व कर दो तो भी सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं। डिफाइन एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी सेविंग्स होती हैं प्लान्ड सेविंग्स बाय हाउस होल्ड, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। फुल एम्प्लॉयमेंट refers to that situation where all the persons who are willing to work and able to work are able to at the prevailing wage rate। सिंपल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इंडियाज GDP कॉन्ट्रैक्टेड 24%, ठीक है, 24% के अराउंड GDP गिर गई ड्यूरिंग दिस क्वार्टर एज कंपेयर टू द सेम प्रीवियस ईयर, ठीक है। सजेस्टेड दैट लॉकडाउन हैज हिट द इकोनॉमी हार्ड, वो तो पता ही था, ठीक है। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फिस्कल मेजर्स, देखो 2 तरह के मेजर्स होते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी मेजर्स और एक होते हैं फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स करता है सेंट्रल बैंक, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, और बोलो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सारे मतलब इस तरीके से सारे होते हैं ये, ठीक है। दूसरा होता है फिस्कल मेजर, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेस को बढ़ाना गिराना, टैक्सेस को बढ़ाना गिराना, इनकम एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना कम करना, और तीसरा पब्लिक डेट या पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से लोन लेना या नहीं लेना या वापस करना, ये सारे तीनों होते हैं फिस्कल मेजर। क्वेश्चन का कह रहा है कोई भी 2 फिस्कल मेजर बताओ जिससे कि गवर्नमेंट ठीक कर सके। अच्छा बताओ, डिमांड बढ़ानी है गिरानी है, डिमांड बढ़ानी है, ठीक है। अब डिमांड बढ़ानी है तो गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के पास इनकम आएगी तो डिमांड बढ़ाएंगे। दूसरा, लोन लेना चाहिए, लोन वापस करना चाहिए, लोन वापस करना चाहिए, गवर्नमेंट लोन जो पब्लिक से लोन लिया हुआ है लोन को वापस करो, जिससे पब्लिक का पैसा आएगा, पब्लिक खर्च करेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ इनकम और टैक्सेशन ज़्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए ताकि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, खर्च करने के लिए इनकम ज़्यादा हो, ठीक है। अगला, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ वुमेन मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सच वैल्यूज कांट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर
नहीं कर सकते, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ अ साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। कॉम्पनसेशन जो कि साइक्लोन वालों को दिया गवर्नमेंट ने, क्या ये आगे क्या दिया हुआ है, शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम, और ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। देखो 6 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आया, कितने बढ़िया क्वेश्चन आया। अब भी अगर कोई इसमें क्लियर नहीं पाता और इसमें 90 नहीं ला पाता तो बहुत अजीब बात है इसमें, ठीक है। अगली चीज, सपोज जीडीपी ऑफ नेशन एक्स नेशन की जो जीडीपी थी 2000 करोड़ थी 2018-19 में, नेशन वाई की उस टाइम जीडीपी थी 1,20,000 करोड़। जीडीपी एक्स की जो 2019-20 अगले साल बढ़ गई 4,000 करोड़, ठीक है। और जीडीपी नेशनल वाई की बढ़ गई 2 लाख करोड़। कंपेयर द रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड नेशन वाई। ये सिंपल वही है, अगर अकाउंट्स में हमने किया होगा क्या चीज़, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसमें बनानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, 2018 2019 माइनस 2018 आएगा एब्सोल्यूट चेंज, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ चेंज मांगे, क्या मांगे देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज मांगे। तो हमें क्या करना है, सीधा हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, आज का साल माइनस पिछले का साल डिवाइडेड बाय पिछले का साल इंटू 100। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, या फिर अगर 11th में जो किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, वो करते थे। तो उस तरीके से वहाँ पे जो करते थे डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, तो वही सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। देख लेते हैं इसमें किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले लिख दिया नेशंस एक्स और वाई, 2018 का डेटा लिख दिया, 2019 का डेटा लिख दिया। यहाँ पे लिख सकते हो इन करोड़, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो इन करोड़, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी इन करोड़, जो भी ये चीज़ें लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन पिछले वाला इंटू 100, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो नेशन एक्सेस रजिस्टर्ड जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 100% की। अरे 2000 से 4000 हुआ 100% ग्रोथ, और यहाँ से इतना हुआ 66.67% ग्रोथ, ठीक है। ये मर्जी है लिख दो, सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोला है। चलो एक लाइन लिख ही दो। 6 मार्क्स का देखो क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब जो कंपैरेटिव आता है वो 4 का आता है, और ये उससे भी इजी है, 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इलेबोरेट द फंक्शन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये हर बार क्वेश्चन आता है। ये 4 मार्क्स का, इस बार 3 मार्क्स का आ गया। चलो, डिस्कस ब्रीफली हाउ गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, मतलब कि आउटपुट बढ़ाना है। आउटपुट बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगी, जब ज़्यादा डिमांड होगी, मतलब ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी। तो बजट को डेफिसिट करेगी या सरप्लस करेगी, डेफिसिट करेगी। डेफिसिट मतलब खर्चा ज़्यादा इनकम कम। तो अगर मैं टेक्निकल टर्म की तरफ जाऊँ तो टेक्निकली हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बजट को डेफिसिट करना चाहिए। कब, जब डिमांड में कमी हो, डिमांड को बढ़ाना हो, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर, ठीक है। गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस वेज। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की फ्लाईओवर बनाए, ब्रिज बनाए, रोड्स बनाए, जिससे क्या होगा कि वर्कफोर्स को जॉब मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ें, खर्चा करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, सिंपल, ठीक है। अगला आता है इंडियन इको। डैश वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991, दैट इज मनमोहन सिंह। इंडिया एंटर्ड कौन सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था 1921, सेकंड है। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, याद ही करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब जो क्वेश्चन आए हैं दैट इज असर्शन और रीजन। असर्शन मतलब कि ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, और रीजन कह रहा है क्यों ऐसा लगता है, ठीक है। इट्स लाइक कि 8 into 2 16 होता है, उसका रीजन होना चाहिए। देखो 2 करोगे तो क्या होगा, 16 होगा। और रीजन देखो, मैंने बोला असर्शन मतलब ये स्टेटमेंट रखी हुई है, क्या 8 into 2 16 होता है, उसका आंसर, उसका रीजन ये है कि 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 8 बार करूंगा तो 16 आ जाएगा। लेकिन रीजन पता क्या दिया हुआ है, अगर रीजन ये दिया हुआ है कि ब्रश करने से दांत खराब नहीं होते, नहीं, रीजन बात तो सही है ना, बात तो सही है, लेकिन रीजन नहीं है ये। तो हो सकता है कभी कभी असर्शन सही हो, रीजन भी सही हो, लेकिन असर्शन का रीजन, उस असर्शन का रीजन सही ना हो।
ठीक है ना, बात दोनों सही है लेकिन उसका रीजन सही नहीं, ठीक है, रीजन गलत हो सकता है। अब हमें देखना है कि क्या चीज़ है कैसे नहीं है, ठीक है। असर्शन कहता है कि इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि रॉ मटेरियल वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था कि हम इंपोर्ट कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे। अब देखते हैं, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, बोला कि आप ये प्रोड्यूस नहीं करोगे, ट्रेड यही करोगे, हम टैक्स लगाएंगे अगर उल्टी सीधी चीज़ें एक्सपोर्ट करोगे, परस्यूड बाय कॉलोनियल, ये बिल्कुल रीजन भी सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन, सॉरी, असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर शुड बी। अगला, द मेजर policy initiatives that is land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grains, कि हाँ इससे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन रहा था, ठीक है, सही बात है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, मुझे ये बताओ लैंड रिफॉर्म वगैरह ला रहे थे, किस लिए ला रहे थे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ये थोड़ी था कि एग्रीकल्चर के लोग कम हो। बात सही है कि हम चाहते थे कि एग्रीकल्चर के लोग कम हो, मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन इसका रीज़न थोड़ी है ये, उसके लिए तो और रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाई थी ना कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप बिजनेस करो, हम टैक्स रिसेशन देंगे, हम टैक्स का कंसेशन देंगे, हम और क्या करेंगे, वाटर फ्री वाटर करेंगे, इतने टाइम तक ये चीज़ रहेगी, तो वो चीज़ अलग हो गया ना, ये बात सही है लेकिन इसका रीज़न नहीं है सही, लेकिन ये बातें दोनों सही है, इसका लेकिन रीज़न नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी बी। अगली चीज आती है, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिल्कुल हर साल गवर्नमेंट टारगेट रखती है, क्यों रखती है सर, जिससे जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, पैसे अटका हुआ है वहाँ से, नहीं, गवर्नमेंट देखती है ताकि, हाँ बिल्कुल सही बात है, ताकि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जहाँ पे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रह के अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ से हट जाएगी। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है मैं यहाँ लॉस कर रहा हूँ तो मैं नहीं हटूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट लॉस में जा रही है, रेलवे में गवर्नमेंट लॉस में जा रही है लेकिन नहीं हट रही, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई और, अगर मैं बताता हूँ, एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, अब आ रही है क्योंकि अब वो चीज़ उन्हें ठीक लग रही है। एक होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट लोगों को दे दे तो उस केस में क्या होगा कि अगर लेट से अंबानी है, टाटा है और बिरला है, ठीक है ना, इन तीनों के बीच में और कौन कर सकता है, इसे बोलने वाली क्या बात है, और कौन कर सकता है, इन तीनों के बीच में बांट दिया तो हर एक अपना अपना प्रोडक्शन करेगा, अपने अपने प्लांट होंगे, लेकिन अगर तीनों मिलके एक ही प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। तो लेकिन मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सबको रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में गवर्नमेंट ही होती है उसमें, तो अगर लॉस हो भी तो भी गवर्नमेंट रह सकती है, ठीक है। तो टारगेट सेट करती है, क्यों, ताकि पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, कि कौन सा डिसइन्वेस्टमेंट करें जिससे कि प्राइवेट में आ सकते हैं, जहाँ पे मुझे ज़रूरत है मैं वहीं पे रहूँगा, इर्रिस्पेक्टिव कि लॉस हो या ना हो। डिसइन्वेस्टमेंट एक एक्सीलेंट टूल है जिससे कि लॉस मेकिंग को हटा पाए। ये एक टूल कह सकते हैं कि हाँ लॉस मेकिंग भी है, चलो प्राइवेट वाले बढ़िया भी कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट ये रीज़न नहीं है, काइंड ऑफ रीज़न है लेकिन एग्जैक्ट रीज़न ये नहीं है। मेन रीज़न इज कि वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, कि पब्लिक वेलफेयर कैसे हो सकता है कि प्राइवेट वाले जहाँ आए और जहाँ लॉस है मैं तब भी यहाँ करूँगी क्योंकि यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, assertion and reason are true but reason is not the correct explanation, ठीक है। अगला जो है ये आपको याद होना चाहिए, क्या क्या किस किस चीज़ में हुआ था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिविटी नहीं था। कम्यून सिस्टम, इंडस्ट्रीज घर पे बनाएंगे नहीं होता। पोलिट्रेलियन कल्चर, स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, ये था। सी इज द आंसर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना 1988 में नहीं आए थे, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने लाई थी, ठीक है। सिंस एजेस, अब देखो 24 से 27 आंसर देने हैं। सिंस एजेस फार्मर्स इन इंडिया हैव टेकन अ रिकोर्स टू डेट, कि वो डेट लेते थे, ठीक है। इन द अर्लियर टाइम्स सेम वाज गिवन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, जैसे कि जमींदार हो गए, ये सब चीज़ें लेते थे। सिंस इंडिपेंडेंस विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर इज एक्टिवली कम इनटू पिक्चर, मतलब बैंक्स हो गया, ये सब पिक्चर में आना शुरू हो गया। फार्मर्स बोरो नॉट ओनली टू मीट देयर इन्वेस्टमेंट नीड्स बट टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक क्रॉप फेलियर कॉज्ड बाय इरेगुलर रेनफॉल, उनकी इनकम अनसर्टेन क्यों थी, क्योंकि इरेगुलर रेनफॉल थी, रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर था, लोकस्ट था, पेस्ट अटैक थे, इनकी वजह से उनकी इनकम इरेगुलर होती और इसकी वजह से लोन भी
पे नहीं कर पा रहे थे. दोज रीजन पुश देम इनटू द क्लचेस ऑफ प्राइवेट मनी लेंडर्स, क्योंकि बैंक्स देते ही नहीं थे कि इरेगुलर इनकम हो ना हो, तो इसलिए प्राइवेट से लेते थे. वो चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही हाई फाई रेट मांगते थे. वेरियस गवर्नमेंट्स इन इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट रीजन इंट्रोड्यूस डेट रिलीफ या फेवर स्कीम, कि चलो डेट है कोई बात नहीं, छोड़ो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, आपको और लेन देते हैं, आप फिर से करो. लेकिन वो बार बार वही चीज़ हो रही थी और चलते जा रहा है. दीज स्कीम्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एज अ क्विक मेजर टू एक्सट्रिकेट फार्मर्स फ्रॉम देयर इंडेटनेस, ताकि उनका डेटनेस कम हो. हेल्पिंग टू रिस्टोर देयर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, एंड ताकि वो फिर से इन्वेस्ट करें, फिर से प्रोड्यूस करें, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. इन शॉर्ट टू लेसन द मिजरीज, ताकि फार्मर्स की जो दुख दर्द है वो कम हो. द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ, कोई भी ये ना सोचे कि टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ेगा, क्योंकि ये अगर ध्यान से पढ़ लिया तो आगे के आंसर्स एक बार में होंगे, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे पैराग्राफ ही देखते रह जाओगे. द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सच डेट रिलीफ स्कीम्स आर हाउएवर अ वाइडली डिबेटेड टॉपिक, कि क्या डेट को माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके पीछे एक डिबेट है. सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट स्कीम्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, कि हाँ जो फार्मर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो मार्जिनलिस्ट फार्मर्स हैं, उनके लिए बढ़िया रहता है कि वो फिर से अपना काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो तो कभी भी चुका ही नहीं पाएंगे, वो आगे उनको इंसेंटिव ही नहीं रहेगा काम करने का. बाकी लोग करते हैं कि इससे गवर्नमेंट का जो फिस्कल है, फिस्कल बर्डन बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा पैसा, गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ पर रहता है, गवर्नमेंट कहीं और खर्च कर सकती है. ठीक है. अदर्स बिलीव दैट दिस स्कीम में डेवलप द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपीटेड बेल आउट्स, कि फार्मर सरपंच सोचेंगे कोई बात नहीं, लोन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये तो बार बार माफी होना है, ये तो एक ये वो फार्मर्स की मेंटालिटी बन जाएगी, जिससे क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा कल्चर जो फार्मर्स का है कि हमें काम करना है, काम करने की आदत छूट जाएगी. ठीक है. अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, इनकम अनसर्टेनिटी क्यों थी? रेनफॉल. लोन तो मिल रहा था, माफ भी हो रहा था, इरेगुलर रेनफॉल. ठीक है. सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डेट वेवर स्कीम्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. ठीक है. एज दी स्कीम रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडेटनेस, डेटनेस कम हो जाएगी. द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस is expected to dispense credit at cheaper rates for agriculture purpose. agriculture purpose के लिए कौन करता होगा? रीजनल रूरल बैंक. अरे रूरल बैंक ही तो करेंगे. स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी. सिडबी कहाँ करता है? और इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसके लिए होता है ये. ठीक है. डैश इज मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी फॉर रिस्पॉन्स प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट. लैंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा? लैंड डेवलपमेंट बैंक. मतलब ये नहीं कर पा रहे तो क्या चीज बताएं. और चलो, इंडिया वॉज एमर्ज एज अ हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म. डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस, कि हाँ मेडिकल टूरिज्म में इंडिया में बार बार लोग आते थे. क्यों? रीजन, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी इंडिया की बढ़ती जा रही है और बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे अपना मेडिकल अपना ऑपरेट कराने के लिए. और सेकंड, यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत कम है. ये दो रीजंस लिखने हैं, दैट्स इट, आंसर पूरा. ठीक है. सिंपल इतना ही रखना है. डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा. मार्केटिंग क्या करना, कि एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल मार्केट बनाना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाना, तो ये सब चीजें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. मतलब कि जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इनफॉर्मलाइजेशन था बढ़ते जा रहा था, फॉर्मल सेक्टर कम होते जा रहा था, तो ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे उससे एग्रीकल्चर को फायदा नहीं मिला. क्यों? क्योंकि सारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे था. HYV सीड्स, फार्मर्स को सब्सिडी देना वो कम कर दी थी. मतलब ये सब चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है. आत्मनिर्भर भारत, अगर इसको बात करें, ये वही है हमारा जो हमारे मेन जो 5 ईयर के गोल्स होते हैं, ये वही चीज़ें हैं. कौन सा था? सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन. ये 4 चीज़ें थी. तो सेल्फ रिलायंस क्या? आत्मनिर्भर भारत यही तो है सेल्फ रिलायंस. इट्स नॉट लाइक कि मोदी लेके आया इस साल से, वो चीज़ कब से चली. सेल्फ रिलायंस का मतलब ही तो है आत्मनिर्भर. ठीक है ना. हैज़ बीन द रूट्स ऑफ द इंडियन प्लानिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस. उधर वही चीज़ आ गई. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. इसमें पीछे बहुत बढ़िया से इन्होंने आंसर दिया हुआ है, दिखाता हूं मैं. रेगुलेशन ऑफ मार्केट, ठीक है. इनफॉर्मलाइजेशन, ओके, ठीक है. द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है ना. वो तो पता ही है कि हाँ इससे बढ़िया चीज़ हो रही है. इन द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द एम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, की फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. ये तो जनरल स्टेटमेंट इज स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे यूज करे, फॉरेन इंटरडिपेंडेंस कम हो. वही चीज़ बात है कि 1960s में लाइक ऐसा हुआ था, आई डोंट रिमेंबर कौन थे वो, लाल बहादुर शास्त्री थे, पता नहीं कौन थे. तो उन्होंने ये बोला था कि हम हफ्ते में 1 दिन हम फास्ट रखेंगे.
जिससे क्या हो रहा था, जो हम इंपोर्ट बाहर से करते थे ना, एक दिन का हमारा बचता था, जिससे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था। तो ये चीज़ वो करते थे, बट क्यों वो चीज़ को बीच में लाए, ठीक है ना, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, जिससे कि फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। एंड इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड गुड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल, जिससे क्या होगा, फॉरेन इंटरफेरेंस आएगी, वो कभी भी इंटरफेयर कर सकते हैं। सिमिलरली द मेन थ्रस्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज टू मेक इंडियन इकोनॉमी दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। तो वही चीज़ में सिंपल सा लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें लिखना नहीं है, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं बता रहा मैं, ठीक है। कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। इसको अगर हम देखें, डेटा को देख के एनालाइज करना, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, ये कुछ साल, बहुत साल पहले का है और ये रिसेंट का डेटा है। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी थी और जस्ट थोड़ी सी बढ़ी है। इंडिया की और चाइना की बात करो, चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो डबल डिजिट ग्रोथ थी, अब वो कम हो गई, ठीक है ना। तो इसको अपने हिसाब से बता सकते हो कि हाँ, इंडिया ने उतनी ही ग्रोथ को मैनेज करते हुए आगे बढ़ाया है और चाइना का कम हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं 100 करोड़ का 10% वो कुछ अमाउंट है, और अगर मैं बात करूं वही चीज़ 100 करोड़ का 10% बढ़ते 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 वो एक बार वो बन गई 100 करोड़ बन गया, लेट से 500 करोड़ बन गया, तो 500 करोड़ का 7% वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे इंडिया की जो ग्रोथ बढ़ी है। परसेंटेज वाइज हम ज़्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में वो ज़्यादा भाग रहे हैं आगे। और अब ऐसा हो रहा है कि वो एब्सोल्यूट सेंस में भी हम उनको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक इंडिया 5th नंबर पे, ठीक है। तो इसमें ये बेस इफेक्ट वाली चीज़ भी समझा सकते हैं। इसका पीछे आंसर जो भी दिया हो, इसका आंसर जो भी दिया हो वैसा भी लिख सकते हैं, और जो अभी इंटरप्रिटेशन बताई वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है, ठीक है। पीछे इन्होंने बहुत बढ़िया एक लास्ट लाइन इन्होंने बहुत बढ़िया दी हुई है, जो पढ़ के मज़ा आ जाएगा। दिखाता हूँ जरा। The given data shown that China has gained economic strength over the years, कि चाइना ने पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। When many developed countries are finding it difficult to maintain a growth rate of even 5, उस टाइम पे 5% मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती थी। चाइना उस टाइम कर रही थी। China was able to maintain near double digit growth in the 1980s. The growth rate of China decelerated an average of 6.8%. In the recent past, India has decent rise in the growth rate, कि थोड़ा सा बढ़ गया। कितना रीजनेबल ग्रोथ रेट थी इतने की 1980s में, और ये इतना बढ़ के लो, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं, हम तो एक्स्ट्रा बोल रहे थे, ठीक है ना। अगला लास्ट लाइन पढ़ो। नेवरदिलेस इंडियन एलिफेंट, मतलब इंडिया को एलिफेंट के फॉर्म में बताया। इंडियन एलिफेंट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट कुड प्रेजेंट इटसेल्फ एज द रियल थ्रेट टू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द चाइनीज ड्रैगन। तो ये लाइन कहीं लिख लो, इस लाइन को बढ़िया कहीं यूज़ कर सकते हैं कि जब एग्जाम में आए, जब भी इंडिया चाइना का कोई डेटा का यूज़ आए, तो इस तरीके से ये लाइन बहुत बढ़िया, जो कि एग्जामिनर इसको देख के खुश हो जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ है, ठीक है। चलो आगे प्लीज। अगला क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज है, लेट से गोल्ड माइन है, उसको एक्सट्रैक्ट तेजी से कर रहे हो और उसका रीजनरेशन रेट कम है, इट मे लीड टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है ना। खाओगे ज़्यादा कमाओगे कम, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा एक दिन। वही चीज़ हो रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द रैशनल, क्यों करना चाहिए, ये सब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस मैं नहीं कर रहा। कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर। सिर्फ ये देख लो कि तुम सही से खाते हो, इसका मतलब तुम गरीब नहीं हो। तुम सही से नहीं खाते मतलब तुम गरीब हो। क्या ये सही है? नहीं है। सिर्फ खाना नहीं देखना होता, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन है, वाटर फैसिलिटी है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगली चीज, वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर सैलरी में वुमेन कम क्यों है? क्योंकि वुमेन को पहले बात एजुकेशन नहीं देते, और ऐसी सैलरी ऐसी जॉब्स में एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, सोशल नॉर्म्स की वजह से कह सकते हैं कि मोबिलिटी उतनी नहीं होती कि अगर कि हाँ शादी हो जाएगी, नहीं जाना, ये नहीं करना, तो इसकी वजह से क्या होता है क्या होता है बताओ? इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट वुमेन की कम रहती है पसंद। सिंपल, ये सारे आपको कॉमन सेंस से आंसर देने हैं। मैं पढ़ा भी दूं, क्लास में कुछ भी करा, इसमें नॉर्मली देना है, ठीक है ना। एनालाइज द ट्रेंड, क्या ट्रेंड हुआ ये देखो ज़रा। ये पुराने साल, फिर साल बढ़े, फिर साल बढ़े। प्राइमरी सेक्टर कम होते जा रहा है। शुरू में उतना तेज़ी से नहीं कम हुआ, लेकिन रिसेंटली आफ्टर द रिफॉर्म्स के बाद तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। सेकेंडरी सेक्टर बढ़ने लग गया, जो कि एक अच्छी बात है। सर्विस सेक्टर भी बढ़ने लग गया, जो कि एक अच्छी बात है। सर्विस सेक्टर पढ़ना, एक डेवलप्ड जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनमें सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और
एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम होता है, धीरे धीरे इंडिया उसकी तरफ बढ़ रही है। इसी को एक्सप्लेन करना है। देख लेते पीछे क्या दिया होगा। इतना भी नहीं दिया होगा, मैं बता रहा हूँ, इतना भी नहीं दिया होगा तो भी देखो पूरे नंबर मिल रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द गिवन डेटा इंडिकेट्स दैट ओवर द पीरियड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन प्राइमरी सेक्टर हैज गोज डाउन, कि हैज गॉन डाउन, ठीक है। 64% इतनी थी, ये इतनी थी, ये तो डेटा से उठा के लिखो, ये तो मजे आएंगे, ये तो डेटा से उठा के लिखते रहो। नियरली फॉल इन 20% 20 साल में कम होगी। वेयर इज एम्प्लॉयमेंट शेयर बोथ सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज, कि वहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर गोन अप बाय 9%, इतने से इतने हो गई, ये इतने से कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई। डेटा को लिखना है और अपने थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है बस, ठीक है ना। टेबल को थ्योरी बनाना है बस, सिंपल। These sectoral changes have been very significant in the growth of journey, shows gradual shift of workforce from primary sector to secondary sector। इसमें वो लाइन भी ऐड करनी है कि जो डेवलप्ड नेशंस होती है उसमें सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है और इंडिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। स्टेट विद वैलिड रीजन, ट्रू है या फॉल्स है। सिंस इंडिपेंडेंस बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिपेंडेंस के बाद से जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है ट्रिकल डाउन, सब तक पहुंच गई है, सब तक बेनिफिट पहुंच गया है। गलत नहीं पहुंचा, सब तक पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते किस तरीके से दिया हुआ है। क्योंकि पॉपुलेशन रेट बढ़ रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स पहुंचा किसको रहे, सब तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए वो नहीं हो पाया, ठीक है। अगली चीज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सही है, मतलब कि जितना ज़्यादा एजुकेट करोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन होगी, ये सब चीज़, जीडीपी बढ़ेगी, सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, मतलब जितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग जैसे बनेंगी, उतनी ज़्यादा नेशनल इनकम कम होगी। उल्टा है, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें सिंपल समझा सकते हो। तो ये था पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर का मेरा एनालिसिस। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।